हेलो स्टूडेंट, आज फिर क्लास 11th केमिस्ट्री लेक्चर 5 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं का ये लेक्चर 5 है। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेतन, जिसको साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन के नाम से जाना जाता है। और दूसरा हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक जो है वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेतन। तो आखिर इसका जरूरत पड़ा क्यों? तो इसका जरूरत पड़ने के पीछे कारण क्या है कि जब हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो जब परमाणु और अणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो कभी हम देखते हैं कि उसके जो कुछ वैल्यू हैं, कभी कभी इतने बड़े डिजिट के रूप में आते हैं, कभी इतने छोटे डिजिट के रूप में आते हैं कि उसको सिंपल फॉर्म में लिखना आसान नहीं रहता है। तो हमारे गणितज्ञों ने उसको सरलतम रूप से लिखने के लिए, ताकि किसी प्रकार को परेशानी नहीं जाए, मतलब सुविधाजनक हो, इस वजह से चरघातांकी या साइंटिफिक नोटेशन के रूप में उनको लिखना शुरू किया। तो लिखा कैसे जाता है, हम उदाहरण के तौर पर ये देखते हैं कि सबसे पहले आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं कि 2 ग्राम है ना, 2 ग्राम हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन अणु की बात करेंगे तो जनरली 1 मोल है। तो 1 मोल मतलब 1 एवोगैड्रो संख्या के बराबर इसका क्या होगा, जो है संख्या होगा। 1 मोल में मतलब जितने एवोगैड्रो नंबर की इतना संख्या होगा कि 1 मोल हाइड्रोजन अणु में कितने हाइड्रोजन अणुओं की संख्या है, तो 1 मोल के बराबर है। तो है क्या कि देखिएगा कि 1 मोल में कितने होते हैं, तो उसको हम लिखने का प्रयास करते हैं। गौर से आप देखिएगा, आप जो है बोर्ड पर नजरें बनाए रखिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिएगा क्या है कि अगर हम लिखेंगे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कितनी है, तो वो 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। और 1 एवोगैड्रो नंबर जो है आप देखिए कितना होता है, ये देखिए 66 और ये 22। इसके बाद जो है आपको 20 टाइम्स क्या लिखना है, शून्य लिखना है। तो मैं 20 टाइम्स शून्य लिख देता हूँ। अब 3 के फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी से लिख पाएंगे। और 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, ये 18 हो गया और ये 20 हो गया। तो 1 मोल हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन अणुओं की संख्या इतना है। आप जब भी अगर इसको नोट करना चाहेंगे तो पूरा आपका कॉपी का एक जो पंक्ति है पूरा इसी से भर जाएगा, एक लाइन इसी से भर जाएगा। तो इसी को सुविधाजनक लिखने के लिए कौन सा नियम लाया गया, वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेतन या साइंटिफिक नोटेशन लाया गया। ठीक है, तो जब साइंटिफिक नोटेशन के माध्यम से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पास आप देखें कि ये जो टोटल जो शून्य है वो 20 टाइम है। तो क्या हो जाएगा कि इसको आप लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे 66, 22 और जितना है उतना शून्य को 10 के पावर में लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाता है, 10 के पावर में 23 हो जाता है। ये बात क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो 23 20 जीरो है, सॉरी ये 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 टाइम जीरो है ना, 20 बार लगातार जीरो है, तो ये 20 टाइम जीरो हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस डिजिट को और थोड़ा सा छोटा करके लिखूँ। तो आप क्या कीजिए कि 1000 से इसका क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिए और ये है 10 के पावर में 20। तो अगर डिजिट बदलना नहीं चाहिए तो आप 1000 से जब मल्टीप्लाई किए हैं तो 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जब 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू आ जाएगा 6.622। और ये 1000 जो है इसको 10 के पावर में 3 लिख सकते हैं, और 10 के पावर में 3 और 10 के पावर में 20, ये हो जाएगा 10 के पावर में 23, जो अक्सर आप पुस्तक में पढ़ के आए हैं, यही एवोगैड्रो नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि जिस डिजिट को लिखना कठिन था उस डिजिट को अब हम कितनी आसानी से और कम समय में लिख पा रहे हैं।
मतलब जो वैज्ञानिक संकेतन या चार घातांकी संकेतन का उपयोग किया जा रहा है वो हमारे जो मैथमेटिकल स्वरूप है रसायन विज्ञान का या भौतिक विज्ञान का, या फिर आप बायोलॉजी में भी जाएंगे, जब वहाँ केंद्रक का आकार आकृति को पढ़ेंगे तो आपके लिए क्या है, सरल करेगा और ये सुविधाजनक करेगा। ठीक है, एक उदाहरण हमारा ये है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं जो आपको इस पॉइंट को और भी क्लियर कर देगा। तो दूसरा उदाहरण हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इतना कम है, जैसे ये बहुत बड़ी राशि है, आप देखिए कि बहुत बड़ी राशि है कि 66 22 के बाद 20 टाइम जो है वो शून्य है, मतलब बहुत ही बड़ी राशि है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बारे में करते हैं तो वो जो है बहुत ही छोटी राशि के रूप में आती है, मतलब न्यूनतम मतलब न्यूनतम अंक है, एक तरीके से एक से भी बहुत ही कम है। तो हम उसको देखते हैं कि क्या है वो। ठीक है, तो देखिएगा है क्या कि यहाँ पास जब उसका ग्राम में जब हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, देखिएगा पॉइंट और इसके बाद जो है 20 जो है ना 23 टाइम शून्य हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो गया 6 और ये क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 3 6 3 9 12 और ये क्या हो गया 15 और ये क्या हो गया 18 और ये क्या हो गया 21 और ये हो जाएगा 2 23 और इसके बाद होता है 167 या 166 के रूप में लिया जाता है। तो अब क्या है कि पॉइंट यहाँ है, इसका भी अगर आप द्रव्यमान लिखेंगे तो आपका पूरा एक पंक्ति भर जा रहा है। अब इसको जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आप देखिए कि इसका जो टोटल डिजिट है वो कितना है 23 है, उसके बाद कितने अंक हैं 3 अंक है। तो सीधे इसको लिखा जा सकता है 166 इंटू 10 टू द पावर, अब चूंकि पॉइंट से इधर हम जा रहे हैं ना तो ये सीधे हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 टाइम जो जीरो है 3 डिजिट के इधर जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस डिजिट को छोटा करते हैं तो क्या कीजिए, जो हमारा प्रोसेस है 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और इसका जो है 100 से डिजिट बदले ना तो 100 से क्या कर दीजिए डिवाइड भी कर दीजिए। तो जब आप जो है इसका जब डिवाइड करेंगे 100 से तो ये क्या आ जाएगा 1.66 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है 10 टू द पावर माइनस 26 है और ये 10 को जो है 100 को जो है लिखा जा सकता है 10 के पावर में 2, तो -26 और 2 जब इसको ऐड किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -24। तो यहाँ पास जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिएगा फाइनल आंसर रहेगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये हो गया हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान साइंटिफिक नोटेशन में। क्लियर हो गया ये बात? तो आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि इसको लिखने से ज़्यादा सुविधाजनक क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में ऐसे लिखना। ठीक है, कई पुस्तक में आप 1.67 भी पाएंगे इसको 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन है इनका जोड़ना या इनका घटाना हम कैसे कर सकते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं ताकि आगे आने वाली जो संक्रियाएं हैं जो आपको परेशान न करें, है ना। जब आप इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएं तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो अगर मैं ये कहूँ कि 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 में आप क्या कीजिए कि 1.22 माइनस 10 का पावर 23 को ऐड कीजिए। तो यहाँ एडिशन है, तो इसका जो है ना सिंपल सा लॉजिक है कि ये पूरा जो है इसमें और इसमें कॉमन क्या है 10 टू द पावर माइनस 23 और 10 टू द पावर माइनस 23। तो 10 टू द पावर माइनस 23 को कॉमन ले सकते हैं, 1.67 प्लस 1.22 है, इसको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, या 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 1 और कितना हो जाएगा 2 और 2.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 23। तो इसका जो एडिशन है, मतलब जब प्लस करते हैं तो ये प्रोसेस है, जब डिवाइड करते हैं तो भी इसका प्रोसेस है। कि मान लीजिए कि इसको डिवाइड कर रहे हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 डिवाइड करना है 1.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 से,
तो ये कॉमन अंक है, ठीक है। इसके बाद जो है इसका सिंप्लीफिकेशन जो डिवाइड का रूल होता है उससे आप भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब ये है कि सर ये कॉमन है इसलिए ज़्यादा आसानी बताने में हो रहा है, तो हम देख लेते हैं कि अगर ये जो है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 और ये जो रहता 1.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 रहता, तो इसको ज़्यादा सरल रहेगा या इस पावर को ऊपर ले जाइए तो ये प्लस के साथ आ जाएगा, उसके बाद जोड़ दीजिए, या इसको -16 के फॉर्म में लिख के डिवाइड कर दीजिए। तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, तो इसको लिखा जा सकता है 6 और इसको शेष को लिखा जा सकता है 7, क्योंकि -16 और -7 क्या हो जाएगा 23, और ये क्या है 1.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या है 16 है, ये और ये कट जाएगा, सामान्य मैथमेटिकल स्वरूप से इसको भाग दे दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 1.67 बाई 1.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर चार घातांकी जो है उसको अगर जोड़ना भी है या गुणा भी करना है तो क्या होता है, जैसे 10 के पावर में 6 है, 10 के पावर में -6 4 है और -6 है, तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे x के पावर में m इंटू एक्स के पावर में n। आप मिडिल स्कूल में इस फार्मूला को पढ़े होंगे, याद होगा तो, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, आज याद कर लीजिए। तो ये क्या होता है x के पावर में m प्लस n होता है, मतलब आधार सेम है तो पावर को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पास भी देखिए दोनों का आधार क्या है, एक ही है, तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा ये 4 और इसमें क्या जुड़ जाएगा -6, ठीक है। तो 10 टू द पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा 6 और 4 में से 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा 2। ये सिंप्लीफिकेशन से इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी बड़ी आसानी से हम कर पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो साइंटिफिक नोटेशन है, मतलब वैज्ञानिक संकेतन है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, है ना। किसी भी प्रकार का संकोच न रहे, जो प्रॉब्लम है शेयर कीजिए, उसको सॉल्व किया जाएगा। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या है कि हमारे जो बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं अक्सर ये समझते हैं कि सिर्फ सार्थक अंक एग्जाम में आता है और इसकी कोई विशेष उपयोगिता नहीं है, लेकिन जब आप हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं तो ये सब की उपयोगिता है। तो इसका जो महत्वपूर्ण उपयोगिता है सार्थक अंक के टॉपिक के अंत में जरूर हम आपको बताएंगे। तो सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर जो है, इसका डेफिनेशन को देखिए क्या लिखता है कि सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जिसमें अंतिम अंक को छोड़कर शेष सभी अंक जो हैं वो निश्चित होते हैं। मतलब जो दिया गया आंकड़ा है अंतिम को छोड़कर सभी का वैल्यू जो होता है निश्चित होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्थक अंक बोलते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान देने की बात है कि सार्थक अंक निर्धारण करने के लिए कुछ नियमावली दिया गया है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में सिंपल सा नोट्स तैयार कर सकते हैं। बाकी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सार्थक अंक निर्धारण करने की जो नियमावली है उसमें पहला पॉइंट आप देखिए क्या लिखता है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, है ना। सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे यहाँ देखिए 5.34 है, दिख रहा है, इसमें टोटल सार्थक अंक जो है कितने हैं, 3 है, 1 2 और ये 3 है, इसमें कोई समस्या नहीं है। पॉइंट को पढ़िए, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। 5.34 में कोई भी शून्य जीरो नहीं है, मतलब एक ये भी सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है, तो इसकी संख्या कितनी है, 2 है। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए तो 54.32, इसमें आप देखिए सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 54.321, इसमें सार्थक अंकों की संख्या आपको कितनी दिख रही है, 5। ये भी सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो टोटल इसमें आंकड़ों की संख्या कितनी है, 5। तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 3, इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 5। जो दूसरा हमारा नियमावली है उसको इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि दो गैर शून्य अंक के मध्य शून्य भी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो गैर शून्य मतलब क्या है, विदाउट जीरो, मतलब जीरो नहीं है, दो जो जहां मतलब जीरो नहीं है उनके बीच में अगर जीरो है तो भी सार्थक अंक में शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ 26.01 में देखिए दो गैर शून्य अंकों के मध्य, तो 2 शून्य नहीं है, 1 शून्य नहीं है, इनके बीच में क्या है, जीरो है, तो सार्थक अंक में ये जीरो गिना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 26.01 में जो सार्थक अंक है कितना है, 4 है। उसके बाद एक अगला पॉइंट देखिए जिसमें लिखता है कि किसी भी गैर शून्य के बाईं ओर लिखे गए शून्य
जो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसमें यहाँ देखिए डेसिमल, दशमलव, 002, तो किसी भी गैर शून्य, मतलब गैर शून्य क्या है, 2 है, और 2 से बाईं ओर क्या लिखा गया है, 2 जीरो लिखा गया है, तो ये सार्थक अंक में शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, केवल 1। ये बात क्लियर हुआ। लास्ट पॉइंट को देखिए, लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है कि किसी भी गैर शून्य के ओर लिखा गया, गैर शून्य के ओर, शून्य के दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर लिखा गया शून्य सार्थक अंक होता है। दोनों पॉइंट को बढ़िया से समझिएगा। इसमें क्या लिख रहा है कि बाईं ओर लिखा गया जो भी शून्य है वो सार्थक अंक में शामिल नहीं है, जबकि दाईं ओर लिखा गया जो शून्य है वो सार्थक अंक में शामिल है। यहाँ पर देखिए 11.01, इसमें सार्थक अंक क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 1, 2 और ये 3, और ये दाईं ओर राइट साइड में लिखा गया है। यहाँ पर देखिएगा सार्थक अंक आ जाएगा 11.00, मतलब 1, 2, 3 और ये 4, तो यहाँ पास आ गया इसका सार्थक अंक का वैल्यू, सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, जो हमारे चिंतनशील छात्र हैं और इस वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हैं, कि सर 11.0 और 11.00 में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी चीज को जानना चाह रहे हैं कि सार्थक अंक की उपयोगिता यही है। अगर लेबोरेटरी में 2 बार किसी वस्तु पर एक ही सब्जेक्ट पर अगर एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसके जो कैलकुलेशन आते हैं, जो आंकड़े आते हैं, हूबहू एक जैसे नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो इस परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है, मापन में त्रुटि या मापन में अनिश्चितता। तो सार्थक अंक के माध्यम से मापन में अनिश्चितता या त्रुटि को तो समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन सार्थक अंक अर्थात सिग्निफिकेंट नंबर के वजह से जो मापन है, मेजरिंग में जो प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है, उसको ये ज्ञात किया जा सकता है कि कितना आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं 3 डिजिट ले लूं, यहाँ पास 11 ले लूं, 11.0 ले लूं, 11.00100, हाँ हो गया है। तो यहाँ पास जो अनिश्चितता है 0.5 प्लस या माइनस है, मतलब अगर सार्थक अंक यहाँ 2 है तो इसमें जो त्रुटि या मापन में अनिश्चितता का संभावना है वो इतना है। और यहाँ पास देखेंगे तो प्लस 0.005 है। ठीक है, ये पॉइंट है 0.05 प्लस या माइनस है, मतलब इसके तुलना में अगर ये डिजिट किसी ने लिखा है, मतलब यहाँ अनिश्चितता या त्रुटि है पहले वाला के तुलना में बहुत ही कम है। और 11.00 है, तो यहाँ पास जो मापन में अनिश्चितता है 0.005 है, यहाँ और भी कम है। तो सार्थक अंक के माध्यम से हमको यही पता चलता है कि जो मेजरिंग में त्रुटि हुआ है, जो अनिश्चितता हुआ है ना, वो कितना कम या कितना ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ सार्थक अंकों की संख्या 2 है, वहां पर त्रुटि होने की संभावना ज्यादा दिख रहा है। जहाँ 3 है वहां त्रुटि होने की संभावना उसके तुलना में कम है। और जहाँ सार्थक अंकों की संख्या 4 डिनोट किया गया, दिखाया गया है, वहां पर त्रुटि होने की अर्थात मापन में अनिश्चितता होने की जो संभावना है और भी कम है। तो सार्थक अंक की महत्ता यहाँ है। आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो और भी इसके महत्व को देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सार्थक अंक और जो वैज्ञानिक संकेतन के लिए जो हमारा 2 महत्वपूर्ण टॉपिक था, वो बहुत ही आपके लिए सरलता से बताया गया है। इसके बाद भी अगर आप किसी प्रकार का प्रॉब्लम अगर महसूस करते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वो होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक जो बंधन है उसके नियम क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके बारे में पढ़ने से पहले फिर कई कैलकुलेशन के भी हमारे टॉपिक आएंगे, तो कुछ कैलकुलेशन को हम सीखते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से। तो ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिएगा क्या क्या होता है, उसके बाद आपको सभी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु था वो हम आपको बता दिए हैं। इसको आगे हम डिलीट करते हैं, तो देखिएगा आगे क्या होता है। आगे देखिएगा, कुछ प्रश्नों के माध्यम से छोटे छोटे हम संक्रियाओं के मैथमेटिकल जो हमारी एक्टिविटी है उसको सीखते हैं। तो एक आध 2 प्रश्न को हम लिखते हैं बोर्ड पर, तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहला हम प्रश्न ये लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा ये है
कि 0.60 एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। मतलब यूनिट कन्वर्सेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको पीएम से दर्शाया जाता है, में परिवर्तित कीजिए या बदलिए या रूपांतरित कीजिए, जो शब्द आपको अच्छा लगे, है ना, कन्वर्ट करना है, परिवर्तित कीजिए। ठीक है, पिकोमीटर में कन्वर्सन करना है तो इसके लिए जो है एंगस्ट्रॉम का वैल्यू और पिकोमीटर का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारा जो टारगेट है वो है 0.60 एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करना है, पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले आपको जानना होगा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के घात माइनस 10 मीटर होता है। कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के घात माइनस 10 मीटर होता है। तो यहाँ पास क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 0.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस डेसिमल को यहाँ ले जाइए या डेसिमल को हटा दीजिए। तो डेसिमल को हटाने का तरीका क्या है कि अगर इस डेसिमल को यहाँ लिया जाए तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पास 60 के बाद लाना चाहते हैं तो 100 से आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कर दिया, 100 से कर दिया इंटू 0.60 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ये भी बात क्लियर है। तो डिजिट बदले नहीं, तो जितना से हम मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सीधे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये जो आपका 10, ये जो आपका 100 है, 100 को 10, 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 10 के पावर में 1 1 और इसको 10 के पावर में 2 लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ 10 के पावर में 2 लिख दे रहा हूँ। यहाँ 10 के पावर में क्या है, माइनस 10 है। तो ये 10 का पावर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 10 के पावर में माइनस 10, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर में क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो 10 के पावर में माइनस 10 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ, माइनस 12 मीटर। अब देखिएगा कि एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 के घात माइनस 12 मीटर। तो यहाँ पास 10 के घात माइनस 12 मीटर की जगह क्या लिखा जा सकता है, वहाँ लिखा जा सकता है एक पिकोमीटर लिखा जा सकता है। इसका गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 पिकोमीटर हो जाएगा। तो आप जो कैलकुलेशन करना चाह रहे थे वो आ गया कि 0.60 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 60 पिकोमीटर। यही आपका क्या है, आंसर है। यही सब छोटी छोटी संक्रियाएं क्या आएगा, पूरे केमिस्ट्री में आएगा। यही सब संक्रियाओं को जो मैथमेटिकल जो एक्टिविटी है वो सबको सीखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं ताकि आपका और भी यूनिट कन्वर्सन से अगर प्रॉब्लम महसूस करें तो वो भी हल हो जाएगा। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न 2। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न 2 जो है वो है कि 2 लीटर जग को, है ना, 2 लीटर मतलब दूध का जो मात्रा है 2 लीटर है, एक जग में रखा हुआ है, उसके वॉल्यूम को मीटर क्यूब में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं क्या होता है ना। गौर से देखिएगा, पहले प्रश्न को लिख देता हूं, है ना। किसी जग में 2 लीटर दूध है, इसे मीटर क्यूब में परिकलित कीजिए। मतलब आयतन को बदलना है, आयतन के मात्रक को बदलना है, क्योंकि लीटर भी क्या है, द्रवों का क्या है, मात्रक है। लेकिन लीटर जो है एसआई पद्धति में नहीं होता है। एसआई पद्धति में जो आयतन का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि 2 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट आपको करना है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आपको किसको कन्वर्ट करना है, 2 लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पास देखिए कि पहले देखिए कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है। तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है।
ये बात क्लियर है। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये बेसिक जो है जो आंकड़े हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि 1 मीटर बराबर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पास गौर से देखिएगा कि 100 के गुणा में कुछ नहीं तो 1 है, और 1 का सेंटीमीटर से मैं गुणा कर देता हूं तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और इस 100 का गुणा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 बट्टे क्या हो जाएगा 100। ये बात क्लियर है ना। ये 1 मीटर का मीटर यहाँ लिख देते हैं अगर आगे जरूरत पड़ेगा तो। अब क्या कीजिए कि इसमें क्या कीजिए कि यहाँ पास आपको क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्यूब में कीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का अगर क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 का 1 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मीटर का क्यूब। और 100 का जब क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 का क्यूब करेंगे तो आप 100 को क्या लिख सकते हैं 10 के घात में 2, क्योंकि 10 इंटू 10 और ये पावर 3 है तो 10 के घात में क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ पास जो आ रहा है 10 के पावर में क्या आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। यहाँ पास क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पास देखिए कि अब कैसे कन्वर्ट होगा। यहाँ पास देखिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/10 के घात 6 मीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास देखिएगा, गौर से कीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/10 के घात 6 मीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा। क्लियर हो गया है बात, एकदम क्लियर हो गया है ना। 1000 बराबर कितना होगा, तो देखिएगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर यहाँ पास कितना हो जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा चीज है इसका, कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके साथ हो जाएगा। तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के घात में 3 लिख सकते हैं, और ये हो जा रहा है सेंटीमीटर का क्यूब, और इसका गुणा हो जा रहा है 1/10 के घात 6 मीटर क्यूब से, और इसका गुणा हो जाएगा नीचे 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब से 1 सेंटीमीटर क्यूब कट गया, 10 के घात 3 से यहाँ 10 के घात 3 कट गया, तो 10 के घात कितना बचा 3 बचा, अर्थात 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/10 के घात 3 मीटर क्यूब होता है। ये बात क्लियर हो गया। यहाँ पास m का गुणा 1 से कर देंगे तो m ही रहेगा, है ना। और इस 10 के पावर को ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर में माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितना के लिए निकला है, 1 लीटर के लिए निकला है। क्वेश्चन कितना के लिए है, 2 लीटर के लिए है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 2 लीटर का जो आयतन है मीटर क्यूब में वो होता है 2 × 10 के घात -3 मीटर क्यूब होता है। तो इस प्रकार से बड़ी सरलता से आप यूनिट को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसका भी आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक और यूनिट कन्वर्शन को हम देख लेते हैं, ताकि आपको आने वाले आगे जो हमारा स्टडी है उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। एक और हम यूनिट कन्वर्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिएगा, यूनिट कन्वर्शन का हम क्वेश्चन लेते हैं तो क्या हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि 2 दिन में कुल कितने सेकेंड होते हैं। 2 दिन में कुल कितने सेकेंड होते हैं, 2 दिन में कुल कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 2 दिन में जो कुल सेकंड कितने सेकंड होते हैं उसको देखिएगा। तो पहले देखिए कि 2 दिन में पूछा जा रहा है, कितने दिन में पूछा जा रहा है 2 दिन में। क्या पूछा जा रहा है सेकंड। तो पहले 1 दिन में देखिए, तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। और 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है। ये भी बात क्लियर है। और 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड होता है। ये भी क्लियर है ना। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा 60 × 60। तो ये कितना हो जाएगा 36
हंड्रेड मतलब 3600 क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। कितना में हो जाएगा? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 1 घंटे में हो जाएगा आपका 3600 सेकेंड हो जाएगा 3600। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 मिनट अर्थात 1 घंटे में 3600 सेकेंड हो जाएगा। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो यहाँ पास हो जाएगा 24 गुणे 36 और क्या हो जाएगा? हाँ, इतना ही हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप करके बताएंगे भी, तो 86 और ये क्या हो जाएगा? 40। 8 कितना हो जाएगा? 86,400 सेकेंड। कितना में आ रहा है? 24 घंटे में। अर्थात कितने दिन में आ रहा है? 1 दिन में। तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? तो 2 गुणे 864 यही आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, है ना। 2 का 0 बार टेबल पढ़ेंगे 0 टाइम तो 0 आएगा, फिर 2 का पढ़ेंगे तो 0 आएगा, फिर 4 टाइम पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 6 टाइम पढ़े देंगे तो 12 आएगा का 2 हो जाएगा, और 2 का 8 तो 16 और 1 कैरी हो जाएगा 17। तो कितना हो जा रहा है? 1,72,800 सेकेंड। तो 2 दिन में कुल कितने सेकेंड हो रहे हैं? 1,72,800 सेकेंड। ये सब मैथमेटिकल की छोटी छोटी संक्रियाओं बताने का मकसद ये है कि जो हमारे स्टूडेंट जनरली बायो ग्रुप वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, इस स्टैंडर्ड के ही मैथ से उनके आने वाले एग्जाम होते हैं। अब रही कि जो हमारे छात्र मैथ ले रहे हैं वो अपने जो मैथ के लेवल को है थोड़ा सा और हाई करेंगे, ताकि जेई मेंस और आईआईटी के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको आसानी से निकाल सकें। नीट वगैरह के लिए जो है या 12th बायो ग्रुप के बेस पर जो एग्जाम आते हैं, इतनी जो मैथमेटिकल संक्रियाएं हैं पर्याप्त हैं इस स्तर की संक्रियाओं को जानना। तो आप लगातार वीडियो को देखिए, जहां समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपका हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी है तो जरूर अंसारी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हौसला बढ़ते रहे, आप तक और ये सब चीज़ें पहुँचाते रहें लगातार। थैंक यू वेरी मच।